बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थी। उसका पहला एपिसोड हमने अपलोड कर दिया था, जनरलाइज्ड बात की थी उसमें। तो आज की जो वीडियो है, जो एपिसोड 2 है, इसमें हम स्पेसिफिकली फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। और जो हमारे एक्सपर्ट हैं इमरान भाई, इनसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इमरान भाई, जब कोई भी बंदा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगता है तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसके जहन में आती है कि वो फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, कितने फाइनेंसेस चाहिए और फाइनेंसेस का फ्लो कैसे होगा, इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन आपका। रादर ये ऐसा ओवर एडिंग क्वेश्चन है कि लोग इसको डेलिब्रेट नहीं करते और प्रोजेक्ट करते हैं तो किसी न किसी स्टेज के ऊपर उनके फाइनेंशियल फ्लोज, उनकी प्रोग्रेस ऑन कंस्ट्रक्शन के साथ मिसमैच कर जाती है। वहाँ पर वो कुछ अजीब से स्टेप ले लेते हैं, प्रोजेक्ट को या तो शॉर्ट क्लोज करना पड़ता है, प्रोजेक्ट ओवरहेड बहुत बढ़ जाते हैं और एट द एंड उनके और बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान में एक रिफ्ट सी पैदा हो जाती है और वो हमेशा ये समझते हैं कि ये काम है ही ऐसा, ये लाइक इट्स अ बैड जॉब। तो मैं इसमें अपने सारे भाइयों से गुजारिश ये करूँगा कि आप फाइनेंशियल फ्लोज के ऊपर पहले फाइनेंशियल फ्लोज को ये देखें कि आपको उस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो आपने डिज़ाइन किया है, जो आपने कंसीव किया है, जो स्टैंडर्ड आप चाहते हैं, इसकी कंप्लीट विजिबिलिटी एंड फिजिबिलिटी ये आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। उससे पहले आप नेवर स्टेप इनटू द कंस्ट्रक्शन आप स्टार्ट ना करें। पहले सारे फंड्स की फ्लो और उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करें, क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स की वजह से अगर प्रोजेक्ट आप रोकते हैं, उसको दोबारा से स्टार्ट करना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा और क्वालिटी भी कम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। जनरली कंस्ट्रक्शन के लिए आप ये ज़हन में रखें कि फाइनेंसेस आपको 3 स्टेजेस में डिफरेंट वॉल्यूम में चाहिए होते हैं। स्टार्ट के वक्त आपको हैवी चाहिए होते हैं। जब आप प्रोजेक्ट आपका एक ट्रैक पे आ जाता है और एक्टिविटी रूटीन में आ जाती है तो आपको थोड़े से लाइट फाइनेंसेस चाहिए होते हैं और क्लोजिंग के करीब आपको फिर हैवी चाहिए होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है फाइनेंशियल इनपुट का कि शुरू में आपके पास हैवी फाइनेंसेस अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आप टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करें, लेट्स से प्रोजेक्ट को अगर आप 6 कैटेगरीज में या 5 स्टेजेस में आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो स्टेज 1 हैवी होगी, 2, 3 एंड 4 लाइट होगी एंड स्टेज 5 फिर हैवी होगी। तो इस तरह आपके फाइनेंसेस स्टेज 1 लेट्स से आउट ऑफ 100 या 100% में से दे विल कंज्यूम समथिंग लाइक 30%, 2, 3, 4 विल कंज्यूम कंबाइन, इनकी कंजप्शन होगी अराउंड 40% और स्टेज 5 जो लास्ट स्टेज है वो फिर 30%। इसका मतलब स्टेज 1 और स्टेज 5 जो है, फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज जो है, दे आर कंज्यूमिंग 60% ऑफ योर फाइनेंसेस। और दरमियान में जिसको मैंने मीडियम और लाइटली फाइनेंस स्टेज कहता हूँ, वो है तो 3 स्टेजेस टाइम वाइज, लेकिन वो आपको 40% फाइनेंसेस कंज्यूम कर रहे हैं। इसलिए आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि आपके पास शुरू में आपने कभी भी जो इन्वेस्टमेंट जो फाइनेंसेस अरेंज करने हैं, इस चीज़ को ज़हन में रखें कि शुरू में आपको हैवी फाइनेंसेस चाहिए और एंड में फिर हैवी फाइनेंसेस चाहिए। ये आप ज़हन में रखें। अच्छा, इसमें इमरान भाई आपने बहुत अच्छी बात की है, जो विजिबिलिटी और फिजिबिलिटी की आपने बात की है ना, ये बहुत अच्छा मुझे लगा है कि कोई भी काम करने से पहले आप पूरी उसकी एक पिक्चर जो है वो उसको जहन में रखें। इसमें इमरान भाई मुझे ये बताइए, ये तो आपने ब्रॉड बता दिया 30%, 40% एंड 30%। ज़रा मुझे थोड़ा सा बताएं कि जी ये 30% को थोड़ा एक्सप्लेन करें कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी जब हम कोई घर बनाना शुरू करते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में 5 मरले का जिक्र किया था, छोटे से छोटे मॉडल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें 5 मरले वाले में स्टार्ट में 30% किन चीज़ों पे चाहिए होगा, फिर 40% किन चीज़ों पे चाहिए होगा और तो अगला जो 30% जो आपने एंड में बताया वो किन चीज़ों में चाहिए होगा, थोड़ा सा इसका बताइए। और इनका ये बताइए कि ये फंड्स आपको क्या, मतलब लेट्स से अगर आपसे घर बनवाया जा रहा है तो क्या आपको 30% लम्प सम स्टार्ट में दे दिया जाएगा और बाद में जो 40% है वो लेट्स से 10%, 12% और इस तरह करके दिया जाएगा और बाद में फिर 30% इकट्ठा दिया जाएगा? इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। यूबर भाई, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि शुरू में जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेज में 30%, वो फर्स्ट स्टेज अगर हम 6 महीने का एक कंस्ट्रक्शन साइकिल देखते हैं, 5 मरले का हम जिक्र कर रहे हैं, तो हम छोटे से यूनिट को टेम्पलेट बनाते हैं अपना और उसी के ऊपर बिल्ट ऑन करेंगे सारा अपना सीरीज जो है। तो अगर 5 महीने को देखा, लेट्स से उसका 6 महीने का कंस्ट्रक्शन साइकिल है, पहला महीना
इसमें आपने सीमेंट भी उसका प्रोक्योर करना है, स्टील प्रोक्योर करना है, उसका ब्रिक्स प्रोक्योर करनी है, सैंड ट्रश भी ऑफ कोर्स प्रोक्योर करनी है, प्लस जो किक स्टार्ट करना होता है प्रोजेक्ट को, जिसमें एक्सकेवेशन होगी। एक्सकेवेशन अब 2 दिन या 3 दिन का एक्सकेवेशन का काम है, अमाउंट लगती है उसके ऊपर। आपके पास एलाइट फैसिलिटीज़ वहाँ पर पहुँचाना, मीटर, मोटर, गार्ड की अरेंजमेंट, फिर सारी बाकी जो अरेंजमेंट है उसके लिए आप शुरू में फाइनेंसेस आपको चाहिए होंगे। उसका फर्दर ब्रेकडाउन अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो स्टील के कितने % आपको चाहिए। लेट्स से आपके पूरे ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट है, हम हाइपोथेटिकली इसको एज्यूम करते हैं कि 50% विल बी यूज्ड इन ग्रे स्ट्रक्चर एंड 50% फिनिशिंग। तो 50% जो ग्रे स्ट्रक्चर है उसका 50 में से अराउंड 20% तो आपका स्टील एंड सीमेंट ले जाएगा, बाकी लेबर, ब्रिक्स एंड सैंड, ट्रश और जो आपके फिलिंग मटेरियल्स है। तो ये आप देखें, जब मैंने फर्स्ट स्टेज का जो पहली स्टेज है उसका भी जब ब्रेकडाउन किया तो उसमें भी 2 आइटम ऐसे हैं जो आपका हैवीली कंज्यूम कर रहे हैं आपका फाइनेंसेस। ये फिर माइक्रो डिटेल्स आ जाती है इसके ऊपर। उमर भाई, अब मेन 3 स्टेजेस मैंने बताई थी, हैवी, मीडियम एंड लाइट, उसका फिर फर्दर ब्रेकडाउन है। वो इसलिए जरूरी है उसको डेलिब्रेट करना कि आप एक आइटम के ऊपर जब फाइनेंसिंग पे जाते हैं तो आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, मुझे कहाँ पर नॉर्मल स्टैंडर्ड पे जाना है या हाई स्टैंडर्ड पे जाना है, और मैं एट द एंड ऑफ द डे कहाँ पर मैं लग्जरी अफोर्ड कर सकता हूँ और कहाँ मैंने इकोनॉमी के ऊपर इस तरह उसको कंसीडर करना है। रीजनेबल कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, मेरा जो है वो क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्वालिटी पे, लेकिन ड्यूरेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना हो, लेकिन इकोनॉमी को मैं एडजस्ट करूँ। वो एडजस्टमेंट होती है, हम उसके लिए यूज करते हैं, उसके कॉम्प्रोमाइज किया एडजस्टमेंट की गई है। अच्छा, इसमें अभी मुझे एक चीज ये बताएं इमरान भाई कि एक बंदा है, फर्ज करें कि 30% आप कह रहे हैं कि स्टार्ट में चाहिए, फिर आपको 40%, अब उसके पास इतने लमसम पैसे इकट्ठे अवेलेबल नहीं हैं। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह भी करते हैं कि पैसे आए, उन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर बना। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें कि अगर किसी के पास लमसम पूरे पैसे अवेलेबल नहीं है तो क्या करें? क्योंकि भाई 60-70% केसेस यही होते हैं जो आपने अभी जिक्र किया है। कुछ लोगों का फाइनेंशियल इनकम जो आ रही होती है वो उसी के ऊपर प्लान करते हैं कि मेरे पास मंथली या एवरी 2 महीने बाद इतने पैसे आया करेंगे। सैलरीड पर्सन भी ऐसे प्लान करते हैं और बिजनेसमैन भी ऐसे प्लान करते हैं कि मैं उनको साथ साथ कंस्ट्रक्शन में लगाता जाऊँगा। तो जो मैंने आपको बताया हैवी, मीडियम एंड लाइट, हम इससे जब डेविएट करते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कोई हमें शॉक नहीं लगता, कोई झटका नहीं लगता इसके। थोड़ा सा उसकी मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट हो जाती है, राइट। और वो फ्रंट एंड लोड करने के लिए वो कैसे डिसीजन करेगा। लाइक मार्केट में कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट नीचे आई है, वो कहीं से अरेंज करके परचेजिंग कर ले, और अगर ऊपर चली गई है और उसको पता है कि ये एक टेम्परेरी इसमें हाइप है, ये बहुत देर ऊपर नहीं रहनी, तो वो थोड़ा सा सब्र करके वो फिर फाइनेंशियली लाइट वेट आइटम्स जो है वो खरीद ले और थोड़ी सी अपनी कंस्ट्रक्शन साइकिल को प्लान कर ले। अच्छा, इसमें इमरान भाई जो आपने एक बात की है कि अगर उसके पास पैसे अवेलेबल है तो वो बाइंग कर ले, ज़्यादा चीज़ों की बल्क बाइंग कर ले। अब इसका थोड़ा मुझे बताइए, 2 चीज़ें इसमें मुझे बताइए। एक तो बल्क बाइंग के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। दूसरा एक चीज़ ये है कि कौन सी चीज़ बल्क में बाय कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि आपने अभी स्टार्ट किया है, फिनिशिंग में आपको ज़रूरत पड़े 5 महीने बाद। कौन सी चीज़ है जो बल्क बाइंग में आप कर सकते हैं, कौन सी चीज़ बल्क बाइंग में नहीं कर सकते, इसके बारे में थोड़ा बताइए। उमर भाई, ऐसा समझा जाता है कि बल्क बाइंग कर रहे हैं हम तो शायद हमारी इकॉनमी इंश्योर्ड है। कई दफ़ा ऐसा नहीं होता। मार्केट के अंदर उसकी कंपैरेटिव प्राइस के बेस के ऊपर आप फैसला करते हैं कि मैं बल्क बाइंग कर लेता हूँ। उसमें प्लस साइड तो यह है कि बल्क बाइंग है और आपने मार्केट को देख के फैसला किया, तो आपने सस्ती चीज़ खरीदी है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल हो गई, यू आर ट्रबल फ्री, आपके पास कोई परेशानी नहीं है इसकी। अब यही ट्रेंड है, आपका सबका घरों में ये ट्रेंड है कि जब बल्क में चीज़ आ जाती है तो फिर हम उसको कंज्यूम करते वक्त राशनिंग वाशनिंग या उसकी इकोनॉमी नहीं सोचते। जब वो थोड़ी सी रह जाती है फिर हम कहते हैं कि आप क्या करें। नेक्स्ट बाइंग तो हमने एक खास पीरियड के बाद, ये खास फाइनेंशियल फ्लो के बाद करनी है। तो जब वो शुरू में ओवर कंज्यूम कर लेते हैं, बाद में उसको उसकी कंजम्पशन के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रुक जाती है। बल्क बाइंग का प्रिंसिपल मेरे ख्याल में कुछ आइटम्स के ऊपर आपका ठीक है, लेकिन बल्क बाइंग में आपको आज अच्छी सेल डील मिल रही है फिनिशिंग के, सैनिटरीज की, आप ले लेते हैं आज उसको 5 महीने तक आप उसको, बड़ा अट्रैक्टिव आइटम है, आपको बड़ी उसके सेफ गार्ड करना पड़ता है उसको,
हो सकता है 5 महीने बाद ट्रेंड चेंज हो जाए, नए आइटम मार्केट में आ जाए, मॉडल चेंज हो जाए, और घर अगर आप अपने रहने के लिए घर बना रहे हैं तो आपके फैमिली में से किसी का कोई और नया आइडिया है, कहीं और नई चीज़ देखे, तो कुछ आइटम में आप बल्क बाइंग कर लें। और बल्क बाइंग का ये मतलब नहीं है कि हमेशा सारा ही सामान खरीदा जाए। आप अगर आपकी कंजप्शन फर्ज करें वीकली 10% ऑफ द टोटल क्वांटिटी है, तो आप कहीं अच्छी आपको डील मिल रही है, आप समझते हैं आप उसकी सेफ गार्डिंग, उसकी स्टोरेज कर सकते हैं, आप 40% ले रहे हैं, फिर 30% ले रहे हैं, फिर 20, 10 इस तरह करके। बल्क बाइंग में भी डिफरेंट कैटेगरीज आप करती है, हैवी बल्क बाइंग करनी है या मैंने लाइट बल्क बाइंग करनी है। मंथली वीकली आपने 10% परचेज करना है, वो आपकी कंज्यूम भी हो जाएगा। इसमें एक बीच में एस्पेक्ट जो मैंने नोट किया है वो ये भी है कि कई दफ़ा चीज़ों की कीमत ज़्यादा होती है, ईंट की कीमत ज़्यादा है, आपने जोश में आके आपके पास पैसे हैं, आपने ईंटें डन कर ली, पता चला कि जी वो महीने बाद उनका रेट गिर गया, इसमें भी नुकसान होने का खतरा। अच्छा, ये तो बहुत ही ज़रूरी है उमर भाई। फाइनेंशियल मॉडल कंसीव करते वक्त आपने किस मॉडल पे जाना है, आपको मार्केट के ट्रेंड्स लाइक पिछले 2-4 सालों के ट्रेंड को ज़हन में रख दीजिए। आपने ईंटों की बात की है, ब्रिक्स की बात की है, बारिशों के मौसम में किलन्स वगैरह होती है, भट्टे वगैरह बंद हो जाती हैं, ईंटें कम होती हैं, प्राइस बढ़ जाती है, उनकी अवेलेबिलिटी अनकन्फर्म रहती है कि तो आपके पास टाइम पे सामान नहीं पहुंचता। बारिशों का आपने ज़हन में रखना है। फिर एक्सट्रीम हॉट वेदर में भी इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। फिर उसके बाद जब कटाइयों वगैरह का मौसम होता है, हमारी फसलें भी हैं, ये सारे जो हमारे कल्चरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स है ना, ये हमारी प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने एक साइकिल जो है 6 महीने का एक साइकिल कंस्ट्रक्शन का आपने फिजिबिलिटी में सोचा है, लेकिन बिकॉज के रेट ज़्यादा था, सरिये का, सीमेंट का, रेत का, बजरी का, इन सारों, तो आपने 15-20 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते उसको डिले किया, तो आपका टाइम फ्रेम तो हो सकता है 1 महीना ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको कॉस्ट में काफ़ी कट मिल गया। अच्छा, 2 तरह की मार्केट में ना प्राइस एस्केलेशन होती है। एक होती है कि स्टैंडर्ड प्राइस एस्केलेशन लाइक 10 to 12% पर ईयर हर कमोडिटी की। अगर वो प्राइस एस्केलेशन उस ट्रेंड के तहत हो रही है तो आप किसी वक्त भी बाइंग कर लें, लेकिन अगर ये सीजनल इफेक्ट है इसका, तो आप मशवरा करें किसी से कि आज मुझे खरीदनी चाहिए, और खास तौर पे बल्क बाइंग खरीद के आप उसको स्टॉक ना करें, आएँ और इस्तेमाल कर लें। इतनी आपके पास स्पेस होनी चाहिए, गुंजाइश होनी चाहिए कि वो कंज्यूम होता जाए साथ साथ। एक चीज़ मुझे बताइए कि आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे आपने जो भी फिजिबिलिटी बनाई है उसमें आपको अनफोर्सीन आप कह सकते हैं कि आपके पैसे ज्यादा लग सकते हैं उस वजह से, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि ओवरहेड्स आपके इंक्रीज हो गए, उसके बारे में कुछ? उमर भाई, जितनी मर्जी आप डिटेल से फाइनेंशियल फिजिबिलिटी तैयार कर लें, लेकिन क्योंकि आपके सारे डिसीजन किसी न किसी तरह मार्केट से लिंक्ड है, मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर, मार्केट एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो आपकी प्लानिंग के ऊपर मार्केट नहीं चलेगी, आपने मार्केट की प्लानिंग के ऊपर चलना है। इसलिए एडवाइजेबल ये है कि आप कुछ पोर्शन ऑफ योर फाइनेंसेस का उसको अनफोर्सीन के लिए डेडिकेट करें, और उसको बड़ा डेलिब्रेटली आप अवॉइड करें उसको एक्सपेंडिचर को, वो आप रखें बैकअप में। वो अनफोर्सीन्स जो है कुछ, मतलब आपने पास्ट एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस की हो, देखिए अनफोर्सीन तो आप स्टार्ट में नहीं फोर्सी कर सकते कि क्या होगा, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे आप कह सकते हैं कि अच्छा ये हुआ था। ऐसा होता है कि एक ग्रे स्ट्रक्चर की मैं बात अगर करूँ, फिनिशिंग में तो चॉइसेस बहुत आ जाती है। ग्रे स्ट्रक्चर की बात करूँ, स्टील एक हाईवी कंपोनेंट है आपका फाइनेंसेस का। आपने उसका स्टील की एक फिक्स अमाउंट के ऊपर प्लान किया हुआ है कि मेरे इतने वेट लगेगा स्टील का, इतना वेट खरीदूंगा मैं और इतने फाइनेंसेस में लगेंगे। आपने बाकी चीज़ों की खरीदारी कर ली, और जब आप स्टील परचेज करने जा रहे हैं तो पता चला कि गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आई है, जिसकी वजह से सडनली वो स्टील 5 से 10% एस्केलेट कर गया, और अब वो इससे नीचे आने का कोई चांस नहीं है उसका। लेट्स से फॉर नेक्स्ट ईयर एंड हाफ वो नहीं नीचे आएगा, तो वो 5% एक्स्ट्रा आपने पंपिंग करना है इसमें, वो आपके पास अनफोर्सीन की सूरत में बैकअप में बढ़ा जाइए। और ओवरहेड की जहाँ तक बात है, तो मैंने बताया कि ओवरहेड मैनेजमेंट में आपके पिलफरेज हो जाती है, लाइक आपका प्रोजेक्ट अनड्यूली एक्सटेंड कर जाता है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती,
आप एक तरह से आप देखें कि आप ईंटों के सस्ते होने का इंतजार करते हैं 2 महीने, बारिशों का सीजन 3 महीने चलता है, वो 3 महीने आप ईंटों का सस्ते होने का तो इंतजार कर रहे हैं, वो शायद जितना इकॉनमी ना आपको दे, जितना आप 3 महीने लेबर को मुफ्त में उठा के चौकीदारा करके वो सारे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो ओवरहेड आपके फाइनेंसिस को डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे, बैलेंस आउट हो गया, हाँ वो नलीफाई हो गया, बात नहीं आ गई। तो इसलिए एट द एंड मैं यही कहूँगा कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ये नहीं कि आपने शुरू में प्लानिंग कर ली, आपको एवरी मोमेंट उस प्लानिंग को अपने सामने रखना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना है, मार्केट ट्रेंड्स को देखते रहना है, अपने फाइनेंसेस को देखते रहना है, एक्सपेंडिचर को देखते रहना है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है इसकी वैल्यूएशन जो है। इकोनॉमी के बगैर अगर आप प्रोजेक्ट इकोनॉमी को या फाइनेंशियल फ्लो को, फाइनेंशियल विजिबिलिटी को इग्नोर करके अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे, तो मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं 90% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि यू विल एंड अप विद अ बिटर एक्सपीरियंस। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच इमरान भाई। आपने, मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि इस एपिसोड में हमने सबसे पहले तो ये बताया है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है कि सबसे पहले तो फिजिबिलिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द फाइनेंसेस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कैश फ्लो कैसे होगा, आपको स्टार्ट में कितना चाहिए, मिड में कितना चाहिए और एंड में कितना चाहिए, इसको हमने डिस्कस किया। फिर बल्क बाइंग के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने इसमें ये भी डिस्कस किया है कि ओवरहेड्स, अनफोर्सीन एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो आई होप इस पॉडकास्ट में, इस गपशप में आपको काफ़ी लर्निंग होगी और आप इस काफ़ी चीज़ें लर्न करेंगे। तो हमारे नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप कोई भी मशवरा करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इमरान भाई से, मेरे से, और इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।